मैंने आपको पहले ही कहा था ना भाई, बुराई का साथ छोड़ दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपने खुद ही देख लिया ना भाई, आपका खेल किसी काम का नहीं आया। दादाजी हमारे घर में सबसे बड़े हैं, आपको दादाजी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बस नवेली, मुझे मत सिखाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे खेल में तुम्हें अपनी टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। यह तुमने ठीक नहीं किया, इसका नतीजा बुरा होगा। स्टैच्यू ओवर। कमाल हो गया, अभी लग रहा था कि इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा और अचानक ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए। जी सर। चमत्कार है ये। सच में ये चमत्कार ही तो है। और अब आपके पति खतरे से बाहर हैं। लगता है दवा से ज्यादा आप में से किसी एक की दुआओं ने असर किया है। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। श्री बेटा, आज तुम्हारी वजह से इस घर की खुशियां वापस लौट आई है। मेरा सुहाग और इस घर का मुखिया वापस आ गए। माँ जी, ये सब कुछ मैंने अपनी खुशियों के लिए ही किया है, क्योंकि ये परिवार मेरा ही तो है और इनसे सारी जुड़ी खुशियां भी मेरी है। लेकिन बेटा, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये आप क्या कर रही है? मुझे पाप लगेगा। बेटा, पाप करने से तो तूने मुझे बचा लिया है। तूने फिर से साबित कर दिया है, जिसको भगवान में अटूट विश्वास होता है ना, उसका परिवार भी कभी नहीं टूटता। हाँ श्री बेटा, एक बार तूने फिर इस घर पर आई मुसीबत को टाल दिया। अभी सारी मुश्किलें पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं बड़ी माँ। मैंने आप लोग को बताया तो था, काका की बीमारी की खबर पूरे शेयर बाजार में फैल चुकी है और हमारे शेयर्स का भाव तेजी से नीचे गिर रहा है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्हें बताना होगा कि रघुवंशी खानदान के बिजनेस का अगला उत्तराधिकारी कौन है। आनंद बेटा, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। बाद में कब छोटी माँ? अभी। जिस तरह हमें अपने परिवार का ख्याल रखना है, उसी तरह हमें अपने बिजनेस का भी ख्याल रखना होगा। काका की तबीयत अभी ठीक हो गई है, ये अच्छी बात है, हम सब खुश हैं उनके लिए। लेकिन हमें अपने शेयर्स के भाव को भी ठीक करना होगा। बिगड़े हालात को सुधारने के लिए काका को ये फैसला अभी लेना होगा, कौन होगा हमारा अगला उत्तराधिकारी। अरे आनंद बेटा, अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको आराम की जरूरत। आनंद बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये आप लोगों का प्यार है जो अब मैं ठीक हो गया हूं।
लेकिन सच बात तो यह है कि अब मेरी भी उम्र हो गई है और मैं भी यही सोच रहा हूं कि रघुवंशी बिजनेस की जिम्मेदारी अब इस घर की नई पीढ़ी संभाले। मैं अपना अगला उत्तराधिकारी हरि को चुनता। अनंत और डैनी बड़े हैं, उन्होंने ही हरि को बिजनेस सिखाया है, लेकिन छोटे होते हुए भी हरि में जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा है। हरि बेटा, तुमने हमेशा से इस घर को संभाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी कड़ी मेहनत से श्री के साथ और अपने भाइयों की सलाह के साथ बिजनेस में भी इस खानदान का नाम और भी रोशन करोगे। काका, आप हरि को उत्तराधिकारी कैसे चुन सकते हैं? उसे बिजनेस में आता ही क्या है? और जो कुछ भी थोड़ा बहुत आता है उसे हमने सिखाया। अनंत, इस बारे में मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता। ये फैसला मैंने अपने परिवार के हित में लिया है। पर त्रिभुवन भाई, आपके इस फैसले पे मुझे थोड़ा शक है। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सालों से मैं व्हील चेयर पर था, कभी कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मैंने सुना और देखा सब कुछ है। देखा है मैंने श्री और हरि को अपने और अपने इस परिवार की रक्षा करते हुए। सैकड़ों मुश्किलें इन्होंने झेली हैं, मगर हार नहीं मानी। और इसीलिए मैंने हरि को अपना उत्तराधिकारी चुना है। आज आपको मेरे इस फैसले पर शक हो रहा है, लेकिन कल आप ही इस फैसले पर गर्व करेंगे। हाँ बेटा। भाई कहाँ है? वो निकी भाभी के कमरे में है बेटा। अरे बेटा, आपका सर तो जल रहा है, आपको तो बुखार है। आप यहीं रुको, मैं आपके लिए ठंडे पानी की पट्टी ले आती हूँ। लेकिन बेटा, सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया आपको? अपने दादाजी को ठीक करने की कीमत चुका रही है श्री। तुझे क्या लगा तेरे ससुर को डॉक्टर ने ठीक किया है? नहीं श्री, ये सब तेरी बेटी की शक्तियों की वजह से हुआ, जिसने तेरे ससुर के प्राण फूंक दिए। देख कितनी कमजोर हो गई है तेरी बेटी। ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही प्राण देकर आई अपने दादाजी को। डॉक्टर ऑपरेशन करते
तो सिर्फ तेरे ससुर की जान बचा पाते, उन्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते। पर मैं चाहती थी कि तेरे ससुर पूरी तरह ठीक हो, जिससे वो हरि को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर सके। बेचारी नवेली, इसे लगा ये अपने असहाय दादाजी की मदद कर रही है, लेकिन असल में ये मेरी मदद कर रही थी श्री। श्री, अब तक तूने सिर्फ पाप की दस्तक सुनी है, लेकिन अब तेरे ससुर के इस फैसले के साथ पाप सबके दिलों में दस्तक कर जाएगा। अब तो क्या करेगी श्री? कैसे बचाएगी अपने परिवार को? माँ, आप फिक्र मत करिए, हम पाप को इस घर में नहीं रहने देंगे। माँ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो बुरी शक्तियाँ मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई होती है। कंगना ने आपका इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन आज आपके वजह से ही आपके दादाजी पूरी तरह से ठीक हो गए। पर मुझे डर है, कंगना की लगाई ये चिंगारी कहीं बड़ी आग का रूप ना ले ले, जिसकी आंच मेरे पूरे परिवार पर पड़ेगी। आग तो हमारे सीने में लगी हुई है। क्यों किया काका ने ऐसा? हरि को उत्तराधिकारी बना दिया, हरि को। बड़े भाइयों के होने के बावजूद छोटे की ताजपोशी। ये तो होना ही था। आखिर खून तो अपना रंग दिखाएगा ही ना। आप दोनों तो काका के भतीजे हो, लेकिन बेटा तो हरि है ना। निक्की बिल्कुल ठीक कह रही है भैया। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों भाई मिलकर अपने हक के लिए लड़ें। ठीक है, लेकिन इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, मधु को भी नहीं। क्या सोचा था और क्या हो गया? न सत्ता हाथ लगी और न ही संपत्ति। मैंने पता लगाया है, मंदिर के नीचे दबे गहनों की कीमत कम से कम 50 करोड़ होगी। पर दैनी के हिसाब से तो विदेश में उनकी कीमत 75 करोड़ से कम नहीं है। पर हमारी किस्मत हमारे साथ होनी चाहिए ना। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किस्मत को क्या दोष दे? क्या कुछ नहीं किया मैंने इस घर के लिए, क्या कुछ नहीं किया। लेकिन बात जब हक की निकली तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। आनंद भैया, आप चिंता मत कीजिए, अब हम तीनों अपना हक पाकर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आखिर काका ने ऐसा क्यों किया? चल रख दो श्री। क्या बात है, आप इतने परेशान लग रहे हैं, क्या सोचने लगे? पापा ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप तो दी है श्री, अब इसे निभाऊं कैसे ये सोच रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मुझे रघुवंशी परिवार पर आए इस आर्थिक संकट को हटाना है। अरे, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए भैया। हमारे दिमाग में एक बात आई तो सोचा तुमसे कह दे। तुम तो जानते हो
इस वक्त हम सब पैसों की तंगी से गुजर रहे हैं। अपनी कंपनी को वापस खड़ा करने के लिए कम से कम हमें 45 करोड़ रुपए की जरूरत है। हरी, मंदिर में रखे उन गहनों की कीमत कम से कम 50 करोड़ रुपए है और इस वक्त हमारे पास एक विदेशी खरीदार भी है जो उन्हीं गहनों के हमें 75 करोड़ रुपए देगा। एक ही झटके में हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मगर उस सब के लिए हमें माता रानी के मंदिर को गिराना होगा, है ना? हाँ। माफ कीजिएगा भैया, मगर मैं और श्री माता रानी के मंदिर को गिराने के लिए कतई राजी नहीं होंगे। ये अजीब जिद है। सामने खाना रखा हुआ है, हम उसे खा नहीं सकते। अब तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, और खास करके तब जब तुम्हारी जिद हमें किसी मुसीबत में डाल दे। आनंद भैया ठीक कह रहे हैं हरी। तुम इस घर, इस बिजनेस के उत्तराधिकारी हो। अब ये घर तुम्हें चलाना है, इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि बिजनेस के साथ साथ तुम हमें भी इस मुश्किल से बाहर निकालो। और इसके लिए तुम्हें कहीं से भी पैसों का इंतजाम करना होगा, बस। देखिए भाभी, मैं समझता हूँ, पर देखो हरी, यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। उस दिन मैं गुस्से में कह गई थी, पर आज मैं बहुत ही सोच समझ कर कह रही हूँ। या तो तुम इस बार ये बात मान लो, या फिर घर का बंटवारा होना निश्चित है। इससे हम सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकते हैं। हम सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकते हैं। हम सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकते हैं। या तो तुम इस बार ये बात मान लो, या फिर घर का बंटवारा होना निश्चित है। और काका ने जो बात कही थी वो तुम्हें याद है ना, कि हरी अब इस परिवार का ख्याल रखेगा और अपने दोनों बड़े भाइयों की सलाह भी लेगा। और अब जब तुम उन गहनों को बेचने के लिए तैयार नहीं हो, तो हमारे पास इस परिवार के बंटवारे के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें वो खंडर तोड़ना है या ये घर। देखिए भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग मुझसे आखिर चाहते क्या हैं। अगर मैं ये घर बचाने जाता हूँ तो वो मंदिर टूटता है, और अगर मैं उस मंदिर को बचाने जाता हूँ तो मेरा ये घर टूटता है, और दोनों ही चीजें मुझे बेहद अजीज है। तो मैं करूँ क्या? मैं आपसे पूछता हूँ आनंद भैया, आप मेरी जगह होते तो क्या करते आप? हम क्या बताएं? उत्तराधिकारी तो तुम हो ना, तुम लो ये फैसला। क्या बात है आनंद, ये बहस कैसी है? माँ ये सब चाहते हैं कि इस घर का बंटवारा हो जाए। क्या बंटवारा? नहीं, ये घर एक है, ये परिवार एक है। इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता। हाँ, ये घर एक है, पर यहाँ सबकी जिंदगियां अलग अलग है, सबके अधिकार अलग अलग है। ऐसे में साथ रहने का ढकोसला करने से हमें क्या फायदा? बंटवारा तो होना ही चाहिए। देखा भाभी, ये कैसी बातें कर रही है? ठीक ही तो कह रही है। मेहनत करके भी जब फल नहीं मिलेगा तो कोई भी उसे लड़कर लेगा। बरसों बिजनेस में खून बहाया मेरे बच्चों ने, और आज उत्तराधिकारी वो बन गया जो उनके सामने बच्चा है। ये अब क्या कह रही है बड़ी बा? और अनंत, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? यकीन नहीं आता कि अब वही अनंत है जो हरी की किसी भी सफलता पर कितने खुश होते थे। हरी जब क्लास का मॉनिटर बन गया था, तब आपने ऐसी मिठाइयां बांटी थी जैसे वो इलेक्शन में चुनकर आया हो। अनंत हमारा बच्चा नहीं है, इसलिए हमेशा हमने हरी को अपना बच्चा माना है, और आज आप नहीं बच्चे के खिलाफ। रहने दे मधु, जितना प्यार तुमने हरी को दिया है उतना ही सम्मान मैंने त्रिभुवन भाई को दिया। क्या मिला मुझे? आज मेरे ही बच्चों का हक छीन लिया उन्होंने। बड़ी बा, ये हो क्या गया है आपको? अरे हमेशा माला की तरह रहने वाले घर के सदस्य अचानक अलग अलग किनारा क्यों ढूंढने लगे? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा।
इस घर का बड़ा बेटा हूँ और जो मैं कहूँगा वही होगा। और मैं इस घर की बड़ी बहू जिसका काम है घर को एक रखना।